वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा ये अध्याय 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग का लास्ट पार्ट है। इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, अध्याय करेंगे, अभ्यास करेंगे और इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी बनते हैं, जो एक्सरसाइज में है वो तो करेंगे, उसके अलावा भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो टाइम बर्बाद करते हुए, बिना ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। और जो नए बच्चे हैं वो पूरा वीडियो देखने के बाद ही लाइक करेंगे, उन्हें पसंद आया तो। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अभ्यास। तो उसमें से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ये चीज़ें हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। आपको नहीं पता तो आप पुराने पार्ट को देखिए, प्ले लिस्ट पर जा करके। कैसे जाना है हम थोड़ी देर में बताएंगे, बस क्लास में कंटिन्यू बने रहिए हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर से हम बता दें क्योंकि अभ्यास करवा रहे हैं, हम फिर से बता रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज करने आते हैं, तो उनके लिए तो सेल्सियस को इसमें सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, क्या होता है, यदि हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है ना, तो केल्विन में जो हमारा केल्विन दिया है उसमें से 273 घटा देना है, तो हमारा सेल्सियस में आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। इसे ऐसे मान लो, या कि फिर केल्विन क्या हो जाएगा, जो डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 जोड़ दो, बस। ये दोनों को ध्यान रखिएगा। तो पहले में क्या लगना है, हमें क्या निकालना है, सेल्सियस निकालना है। तो सेल्सियस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो केल्विन में जो हमारा केल्विन दिया है उसमें 273 घटा देंगे। तो 300 में 273 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 2 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये 27 डिग्री सेल्सियस ये हमारा पहले का आंसर आ गया। दूसरे क्या आएगा, इसमें 573 है, तो 573 में 273 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 300। 300 क्या, डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। अर्थात सेल्सियस में दिया हुआ है उसे हम केल्विन में बदलना है। तो केल्विन का फार्मूला क्या बताया था हमने कि सेल्सियस में 273 जोड़ देना है। तो 225 दिया है ना, तो 273 में 25 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, 538 7292 298 केल्विन। ठीक, उसी प्रकार 373 दिया हुआ है, उसमें 273 जोड़ दो, 336 774 336 646 डिग्री केल्विन। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखिए। कारण लिखना है कि ये जो लिखा हुआ है वो क्यों होता है। नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। क्योंकि नेपथलीन क्या होता है, उसमें क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, अर्थात सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक, इसलिए वो ठोस पदार्थ को छोड़े बिना डायरेक्ट अदृश्य हो जाता है, अर्थात गैस में बदल जाता है, क्योंकि उसमें सब्लिमेशन होता है। ठीक, दूसरा, हमें इत्र की गंध बहुत दूर तक बैठे हुए भी पहुंच जाती है। क्यों, क्योंकि जो उसके पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा मोशन होते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनका मोशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इस वजह से इत्र की गंध दूर तक चली जाती है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम समझा रहे हैं, ये चीज़ें आप अपने शब्दों में लिखिएगा। जो हम बोल रहे हैं ना उसी को अपने शब्दों में लिखिएगा। तो अभी आप लिखेंगे ना तो आपको बाद में जब भी पेपर होगा उसमें आपको समझने की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। और आपने सारे पार्ट देखे होंगे, सभी पार्ट हमारे देखे होंगे। स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से आपने यदि वीडियो देखा होगा तो आप अपने से लिख सकते हैं, ये मुझे पूरा उम्मीद है। क्योंकि मैंने अपने पढ़ाने पर मुझे विश्वास है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है, और आप पर विश्वास है कि आपने ईमानदारी से, जैसा मैं बोला हूँ कि बुक सामने होना चाहिए, कॉपी सामने होनी है, पेन सामने होना चाहिए, तो ये चीज़ करके आपने बैठा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित पदार्थ को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब
ये जो 3 पार्ट दिए हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण किसमें है और किसमें नहीं है। तो सबसे पहले लेते हैं चीनी। चीनी क्या है? एक ठोस है अर्थात सॉलिड है। जल क्या है? लिक्विड है अर्थात द्रव है। ठीक। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ठीक। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होता है? सॉलिड में होता है अर्थात चीनी में जो पदार्थ हैं, पार्टिकल हैं, उनके बीच का जो आकर्षण फोर्स है, अट्रैक्शन पावर है, वो ज़्यादा रहेगा और उससे कम किस में रहेगा? जल में रहेगा। और उससे भी कम क्या रहेगा? ऑक्सीजन में रहेगा। अर्थात बी में सबसे ज़्यादा, ए में उससे कम, फिर सी में जो आकर्षण बल होगा ऐसे होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था को बताइए। ये क्वेश्चन भी हमने कर चुका है। तो इस तापमान पर जल किस अवस्था में रहेगा वो देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में कंफर्म है कि ये जल जो है लिक्विड अवस्था में रहेगा, ये कंफर्म है। ठीक, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात आपका रूम टेम्परेचर, रूम में हमेशा यदि है तो वो 25 डिग्री सेल्सियस वो द्रव्य रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या रहेगा? आपका बर्फ भी रह सकता है और लिक्विड भी रह सकता है, मतलब सॉलिड भी रह सकता है और लिक्विड भी रह सकता है। उसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड भी रह सकता है और गैस भी रह सकता है, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसकी अवस्था बढ़ने लगती है। ठीक, वो जो उस हीट को जो अवस्था बढ़ाती है, अवस्था बदलती है, उस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट अर्थात गुप्त ऊष्मा। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कुछ बच्चों को लग रहा होगा बहुत फास्ट चल रहे हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो पुराने वीडियो देख चुके हैं। हमारे जो 4 पार्ट हैं, इस चैप्टर 1 के 4 पार्ट में कंप्लीट किया गया है, तो उस चारों पार्ट आप देख लेंगे तो ये भी लगेगा आपको बहुत स्लो चल रहा है, आपको वीडियो फास्ट करना पड़ेगा। तो आपको दिख नहीं रहा हो तो आप उसका जो क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिए, और आपको कम लग रहा हो तो स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुष्टि हेतु कारण बताइए। जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, क्यों? क्योंकि कमरे का तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हम 25 डिग्री सेल्सियस ही मानते हैं कमरे का तापमान। तो 25 डिग्री सेल्सियस में जल हमेशा द्रव में रहता है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही देख लिया था। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों रहती है? क्यों? क्योंकि जो कमरे का तापमान कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस के 25 डिग्री सेल्सियस पर जो लोहा है वो ठोस अवस्था में ही रहेगा, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो वो ठोस में द्रव में बदलने का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए। वो हमारे जो रूम टेम्परेचर है, कमरे का तापमान है, उस पर वह द्रव में नहीं बदलेगा। ठीक, जिस प्रकार जैसे पानी है, जल है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे जल में रहेगा, क्योंकि उसे ठोस होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए और गैस होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 0 100 के बीच में जितना भी रहेगा वो लिक्विड में ही रहेगा, द्रव में रहेगा। ठीक, तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बीच बीच में जो थोड़ा बात स्पीड में आ जाती है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो बस साथ में बने रहिएगा, साथ मत छोड़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर क्या जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलन का प्रभाव अधिक क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि 273 डिग्री केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? बर्फ होता है अर्थात सॉलिड में होता है, तो शीतलता का प्रभाव अधिक होगा ही, बस, क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इसमें वाटर जो है ठोस अवस्था में हो जाती है अर्थात बर्फ बन जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? उबलते हुए जल अथवा भाप में से जल की तीव्रता, जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? अर्थात आप यदि गर्म पानी से जले और भाप से जलेंगे तो दर्द किसमें ज़्यादा होगा, महसूस किसमें ज़्यादा होगा, अर्थात उसका इफेक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है किसमें ज़्यादा पड़ेगा, पानी में जलने पर या भाप में जलने पर? तो मैं बता दूं आपको, भाप पे जलने पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भाप है उसके पार्टिकल क्या है, दूर दूर है, वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे। जहाँ पे यदि आपका इतना बड़ा पार्ट है तो जहाँ पे पानी पे सिर्फ इतना जलना चाहिए, भाप में वो इतना जला देगा और ज़्यादा गहराई तक जाएगा, क्योंकि वो भाप में उसके पार्टिकल और छोटे छोटे हैं, वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है, ज़्यादा दूर तक जा सकता है। इस वजह से ये भाप से ज़्यादा जलने की तीव्रता महसूस होगी।
ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या बताना है, ए बी सी डी की जगह में क्या होगा। तो देखिए ए क्या है, पहले ए देखते हैं। ठोस से द्रव बदलना है। ठोस से द्रव बदलने के लिए क्या कहते हैं हमने, वो फिगर आपको ध्यान होना चाहिए। किस फिगर की बात कर रहे हैं हम, पेज नंबर 9 पे जो दिया हुआ है बुक में, जो हमने बहुत अच्छे समझाया था, किसमें, पार्ट नंबर 3 पे है। वीडियो पार्ट का जो 3 था उसमें हमने बताया था। तो आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो वो चीज़ें वीडियो का पार्ट 3 देखिए इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ आंसर बताएंगे। तो ए में क्या होगा, हमको सॉलिड में द्रव में बदलना है तो क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, अर्थात संगलन होता है। ठीक, उसी प्रकार बी, गैस से द्रव में बदलना है। किसमें, गैस से द्रव में बदलना है तो क्या होगा, कंडेंसेशन करना पड़ेगा, अर्थात संघनन करना पड़ेगा। उसी प्रकार सी क्या कह रहा है, नहीं सॉरी, द्रव से गैस में बदल रहा है। हाँ, बी क्या है, द्रव से गैस में बदल रहा है। द्रव से गैस में बदल रहा है तो क्या कर रहा है, वेपोराइजेशन कर रहा है, अर्थात वाष्पीकरण कर रहा है। और सी क्या है, गैस से द्रव में, ये है हमारा कंडेंसेशन, अर्थात गैस से द्रव में बदलना क्या होता है, कंडेंसेशन अर्थात संघनन। तो सी हो गया। डी कहाँ है, डी क्या है, द्रव से ठोस। द्रव से ठोस बदलना है तो क्या होगा, द्रव से ठोस बदलने के लिए सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, अर्थात जमना कहेंगे। ठीक, डी में क्या हो जाएगा, जमना, सॉलिडिफिकेशन। ठीक, डी हो गया। ई क्या होगा, ठोस से डायरेक्ट गैस। ठोस से डायरेक्ट गैस, ठोस से डायरेक्ट गैस बदलना है तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन। उसी प्रकार गैस को यदि ठोस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, एफ। एफ का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन अर्थात निक्षेपण। गैस को ठोस में बदलने के लिए निक्षेपण अर्थात डिपोजिशन। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये तो एक्सरसाइज हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले, उससे पहले हम थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। 1 मिनट का होगा मुश्किल से। आप यदि नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने बच्चे सब्सक्राइब कर लिए होंगे, हमें पूरी तरह से उम्मीद है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी हो तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक, वीडियो को लिंक को कॉपी करके भी आप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि आपको यदि पुराने वीडियो देखने हैं, जितने भी हमारे जो पार्ट हो चुके हैं वो देखने हैं, तो आपको शिव शांति क्लासेस पे जाना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे आपको ये शिव शांति क्लासेस का होम पेज मिल जाएगा। तो होम, वीडियो और प्ले लिस्ट, तो आपको कहाँ जाना है, प्ले लिस्ट पर जाना है। तो ये प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो सारी प्ले लिस्ट आपको शो होने लगेगी। ये 10th की साइंस की है, 9th की साइंस की है, शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी वीडियो होती हैं 1 मिनट की, जो बहुत ज्ञान देगी आपको हैं। तो ये 10 मिनट, ये 10th की मैथ है और 9th की मैथ है। तो आपको कहाँ जाना है, 9th की मैथ पे, ये 9th की साइंस पे जाना है। तो आपको सारी वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। ये 3 वीडियो डली हुई हैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और उसी प्रकार 9th मैथ को भी आप नंबर 1 से देख सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपके बड़े भाइयों को, 10th वालों को भी जरूर बताइएगा कि कुछ साइंस और मैथ की, उनकी भी क्लास यहाँ पे रेगुलर ली जाती है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो पेज नंबर 4 के क्वेश्चन है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, पदार्थ में बताना है। तो कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें से कुर्सी एक हमारा है, कुर्सी, वायु है, पदार्थ है। स्नेह मतलब प्यार। प्यार में कोई पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ वो होता है जो कुछ जगह घेरे, जिसका एक मास होता है। ठीक, जिसका एक कुछ पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, वो पदार्थ कहलाता है। तो स्नेह, प्यार कोई पार्टिकल से बना है, कोई जगह घेरता है, नहीं। गंध बिल्कुल नहीं, घृणा बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें अनुभव हो सकती हैं, कुछ इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। ठीक, बादाम, बादाम भी हमारा जो है जगह घेरता है। विचार, थिंकिंग, नो, ये नहीं होता। शीत बिल्कुल नहीं, शीत मतलब ठंडक, कोई भी जगह घेरता है, नहीं घेरता। शीत पेय, पेय पानी जो है वो हमारा जगह घेरता है। इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध, सुगंध जो है पार्टिकल, वो
सुगंध जो है वो जगह नहीं घेरती, वो सिर्फ महसूस होती है, उसके अंदर जो पार्टिकल है वो जगह घेरती है, तो सुगंध नहीं घेरती। यदि इत्र बोल देता तो वो पदार्थ में आता, लेकिन इत्र की सुगंध बोल दिया वो पदार्थ में नहीं आएगा, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर तक दूर आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी हमने कर चुका था, फिर भी हम आपको यहाँ पे लिख कर बता दिए हैं। ठीक, तो क्या है ये देखिए, यह पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनमें कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच की रिक्त स्थान बढ़ जाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे, और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचती है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब उसके पार्टिकल जो है, जब गर्म होता है तो उसके पार्टिकल का जो मोशन होता है, गति होती है, वो बढ़ जाती है और वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है। और दूसरी प्रकार ठंडे जो खाने होते हैं, ठंडे पदार्थ होते हैं, उनकी गति धीमी होती है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। बस यही कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट जाता है, जिससे पदार्थ के कौन से गुण प्रक्षेपित होता है, कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को बुक कॉपी पे नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाएगा। पदार्थ के कणों की विशेषता लिखिए, क्या क्या विशेषता होती है। पदार्थ कणों की निम्न विशेषता होती है। पहले विशेषता क्या है, इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या है, कण हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा क्या है, कण एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते रहते हैं। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कहीं भी नहीं मिलेंगे, हमने अलग से बनाया है। तो चलिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो एक एग्जाम्पल हमने दिया है, जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं, कुछ देर बाद हमें देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है। अर्थात जैसे आप नील लेंगे तो नील से फैल जाता है, डिटॉल रखेंगे, डिटॉल में भी पूरे तरह से फैल जाता है। हमने चैप्टर में समझाया था। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देता है जिससे उसमें रखा होता है। गैस जिस बर्तन में रखा होता है उसको पूरी तरह से भर देता है। क्यों? क्योंकि द्रव की तुलना में गैस की संपीड़न अधिक होता है, जिससे वे जिस बर्तन में डाला जाता है जैसी तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह से भर जाता है। अर्थात गैस होता है, उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उनके जो बीच के मोशन की गति होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो हर जगह पहुंच जाता है। गैस है जो हर जगह पहुंच जाता है। जिस भी डिजाइन का आप बर्तन लेंगे उसमें यदि गैस डालेंगे तो उसी डिजाइन का हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड क्या कह रहा है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कारण कण अपने आसपास के से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास की ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगती है और शीतलता आ जाती है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। क्यों? जब वायुमंडल दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। जब जल अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन कहते हैं। अर्थात सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलने को सब्लिमेशन कहते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर पढ़ रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो आप पुराने वीडियो देखे होंगे तो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही। मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, आप बोलेंगे तो मैं तो ये चीज़ तो मैं भी पढ़ सकता हूँ,
तो इसका मतलब क्या है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जब सामने वाला कोई पढ़ता है ना और हम सुनते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। ये चीज़ आप अनुभव किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। कौन कौन से कारण हैं, पहले सतही क्षेत्र का बढ़ना, ये चीज़ हमने बताया था, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि, ये सारी चीज़ें होंगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। ये सारे पॉइंट पार्ट नंबर 4 पे हमने देखा था, वीडियो के पार्ट नंबर 4 पे। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन वाल्व के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई एनी गैस होती है, अर्थात जो हमारे पार्टिकल 18 ग्रुप के होते हैं वो कोई भी गैस इसमें भरी जा सकती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक, उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ज़्यादा आपके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ें समझ लीजिए बस, क्योंकि आपके बेस सॉलिड, गैस और लिक्विड है, ये 3 पदार्थ हैं, ये 3 अवस्थाएं हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गुप्त ऊष्मा उसे कहते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है तो हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको। गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि जब टेम्परेचर आप तापमान बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उसका जो पदार्थ है उसका तापमान नहीं बढ़ रहा है, उसकी अवस्था बढ़ रही है, तो उस ऊष्मा को जो हम दे रहे हैं उसे हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा अर्थात उनके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 1 किलोग्राम के ठोस को गैस में द्रव में बदलने के लिए जो भी हमें ऊष्मा, जो भी हमें हीट, जो भी हमें तापमान देना पड़ता है, उस तापमान को, उस ऊर्जा को हम संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक या गैसीय अवस्था में बदलने पर, तो क्या हुआ था, हमने 9th क्वेश्चन में क्या देखा था, उसी का जस्ट उसी तरह क्वेश्चन है, बस उसमें क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अर्थात द्रव को, उसमें क्या किए थे, ठोस को द्रव में बदले थे। इसमें क्या करना है, द्रव को गैस में बदलने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जैसे उसे। ठीक, अब 11वां क्वेश्चन क्या है, संघनन। संघनन अर्थात कंडेंसेशन, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा या द्रव में परिवर्तित हो जाती है, संघनन कहलाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प अर्थात भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। क्यों, क्योंकि जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, कौन सा, एक्सरसाइज का जो 8वां क्वेश्चन है, सेम उसी से रिलेटेड है कि भाप में ज़्यादा ऊष्मा क्यों होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गतिज ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, क्योंकि जो भाप में होती है गुप्त ऊष्मा के रूप में उसमें ज़्यादा ऊष्मा होती है, 100 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस वो भी, लेकिन उसमें गुप्त ऊष्मा भरी हुई है, किसमें, गैस में। ठीक, इसलिए वो ज़्यादा तापमान देता है। ठीक, अब गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है। गलनांक क्या होता है, वह तापमान जिसमें कोई ठोस पिघल जाता है, और क्वथनांक क्या होता है, जो तापमान जिस पर कोई द्रव में बदल जाता है, द्रव उबलने लगता है। क्वथनांक मतलब ये 13 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में होगा कि क्योंकि गलनांक क्या होता है, गलना अर्थात तापमान ठोस में पिघल जाता है, कोई ठोस पिघल जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक क्या होता है कि कोई भी द्रव उबल कर गैस में बदल जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। ठोस का गलनांक होता है और द्रव का क्वथनांक होता है, ये 2 अंतर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। कौन कौन से ऊर्ध्वपातित अर्थात सब्लिमेशन वाले जो
सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, उनमें 3 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कपूर है, नेफ्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड है। ठीक, ये तीनों एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो हैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, लिक्विड में नहीं बदलते हैं। ठीक, ये हमारे 14 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, अर्थात इन मैटर अराउंड इज प्योर। तो हम चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद जय भारत।